नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। आपके सवालों के साथ आपके मुद्दों को उठाने वाले शो सवाल पब्लिक का में आप सबका स्वागत है। आज मैं बंगाल के बीरभूम के रामपुर हाट में हिंसा के तांडव पर सीधे सवाल पूछने वाली हूं। आप अपना फोन उठाइए, हमें टेक्स्ट या वीडियो भेजकर अपने सवाल पूछिए। हमारा नंबर है 8097471285। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े नेता भाद्रू शेख को बम फेंककर मारे जाने के बाद घरों में आग लगाई गई। इस वारदात में बच्चों समेत महिलाओं समेत 8 लोगों को जलाकर मार दिया गया। इस घटना पर पूरा देश सन्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर बहुत दुख जताया है, लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि यूपी देखो, वहां भी तो हाथरस कांड हुआ, उन्नाव कांड हुआ, लखीमपुर कांड हुआ। क्या ये ममता बनर्जी की संवेदनहीनता नहीं, जिन्होंने खुद लेफ्ट रूल में हिंसा का कहर झेला है? ममता राज में हिंसा के तांडव की ये पहली घटना नहीं है। 2021 के बंगाल चुनाव के बाद हुई राजनीतिक हिंसा कौन भूल सकता है? बीजेपी का दावा है कि बीते एक हफ्ते में ही राजनीतिक हिंसा में 26 लोगों की मौत हुई है। लेकिन बंगाल में हिंसा की संस्कृति पर देश में वैसा हंगामा क्यों नहीं जैसा होना चाहिए? पब्लिक के ये सवाल उठाऊं उससे पहले देखते हैं आज की 3 बड़ी खबरें। बीरभूम हिंसा पर आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीरभूम हिंसा को जघन्य पाप बताया है। उन्होंने बंगाल के लोगों से कहा कि वारदात करने वालों को माफ ना करें। साथ ही राज्य सरकार को हर मदद का भरोसा भी दिलाया है। उधर बंगाल पुलिस ने बीजेपी डेलीगेशन को बीरभूम जाने से रोक दिया। बीजेपी हिंसा की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। आज की दूसरी बड़ी खबर, पुष्कर धामी ने आज दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सीएम बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। यहां हर की पौड़ी पर गंगा पूजन करने के बाद प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया। पुष्कर धामी के साथ ही 8 मंत्रियों ने भी आज शपथ ली है। अब कल धामी कैबिनेट की पहली बैठक करेंगे। तीसरी बड़ी खबर, एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान जारी है। एमसीडी चुनाव को टालने पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा कि समय से चुनाव करवाकर अगर बीजेपी जीती तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। পুলিশ কখন আসলো? পুলিশ তখন আসেনি। কতক্ষণে এসেছে? পুলিশ আসছে ধরেন সকালে, এদিকে আসেনি পুলিশ। এটা বাংলা, এটাই উত্তরপ্রদেশ নয়। बीरभूम के रामपुर हाट में जिस व्यक्ति भादू शेख को बम फेंककर मारा गया वो टीएमसी का नेता था। बदले में जिनके घरों में आग लगाई गई वे लोग भी टीएमसी के ही समर्थक बताए जाते हैं। क्या ममता बनर्जी जवाब देंगी? बंगाल में कानून का खौफ क्यों नहीं है? क्या ये घटना बंगाल में फैल गई राजनीतिक हिंसा की संस्कृति का नतीजा नहीं? क्या ये सच नहीं कि बीरभूम की गूंज दिल्ली तक होने से पहले उनकी पार्टी के नेता और मंत्री इस घटना को दबाने में लगे थे? लेकिन ममता बनर्जी के ये सवाल पूछने वालों की यूपी के हाथरस पहुंचा रही हैं। उन्होंने अपने राज्य की कानून व्यवस्था में खोट नहीं दिखाई देता, दिखता है तो पॉलिटिक्स।
उन्हें लगता है कि बीरभूम पर सवाल उठाने वाले राजनीति कर रहे हैं। ममता तो यहां तक कह रही हैं कि विरोधी दल बंगाल को तोड़ने की साजिश में लगे हुए हैं। सुनिए आज ममता बनर्जी ने क्या कहा। যাই হোক, তারা গেছেন তাদের ব্যাপার, কিন্তু কখন আসবেন সেটা তো আমি জানি না। সেই জন্য আমি আজকের দিনটা ছেড়ে দিলাম। কেউ যেতেই পারে, এটা বাংলা, এটাই উত্তরপ্রদেশ নয়। আমিও টিম পাঠিয়েছিলাম হাতরাসে, আমার এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আসামে যখন এনপিআর এনআরসি হয়েছিল আমি টিম পাঠিয়েছিলাম, আমাদের এমপিদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। বলুন তো, আমাদের সরকার, আমরা কি কখনো চাই রক্ত ঝরুক? সরকারটা আমাদের, আমরা কি কখনো চাই কেউ খুন হোক? সরকারটা আমাদের, আমরা কি কখনো চাই কোথাও কেউ বোম মারুক? কারা করে? এরা যারা সরকারে থাকে না, সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করবার জন্য এই চক্রান্তগুলো করে আমাদের বিরুদ্ধে, যাতে আমাদের বদনাম হয়। बीरभूम की घटना पर ममता राजनीति के एंगल ढूंढ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि ममता दोषियों को सजा दिलाएंगी। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। मैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। बीरभूम की घटना सभ्य समाज को परेशान करने वाली है। सिर्फ जो घटना हुई वही विभत्स नहीं, आरोपों के मुताबिक घटना का एक चश्मदीद गवाह भी गायब है। वैसे स्थानीय पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है। घटना की जांच के लिए एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से कल तक पूरी स्टेटस रिपोर्ट भी मांग ली है। बंगाल सरकार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी रिपोर्ट देनी है कल तक। एनसीडब्ल्यू और बाल संरक्षण आयोग ने भी घटना पर संज्ञान लिया है। बंगाल बीजेपी के दल ने घटनास्थल का दौरा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं मिली। उधर आज बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता की उस चिट्ठी का जवाब दिया जिसमें ममता बनर्जी ने राज्यपाल पर ही राजनीतिक बयानबाजी का आरोप लगाया था। राज्यपाल ने बंगाल में हिंसा के मामलों को लेकर ममता को आईना दिखाया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में 2021 में चुनाव के बाद हिंसा और एनएचआरसी की एक टिप्पणी याद दिलाई। 2021 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का ऑब्जर्वेशन था कि बंगाल में देयर इज लॉ ऑफ रूलर नॉट रूल ऑफ लॉ, यानी कि वहां जो शासन करता है उनका शासन चलता है, कानून का शासन नहीं चलता। यानी पश्चिम बंगाल का शासक कानून है ही नहीं। अब ये बात सच है कि 2011 में ममता बनर्जी के बंगाल संभालने से पहले वहां राजनीतिक हिंसा की संस्कृति आ चुकी थी, लेकिन ममता आज कटघरे में है। न सिर्फ हिंसा रोक पाने में नाकामी के लिए, बल्कि बीजेपी के आरोपों के मुताबिक उन्होंने खुद हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जिस एनएचआरसी ऑब्जर्वेशन का हवाला दिया, उसकी 12 जुलाई 2021 की रिपोर्ट कहती है कि 2021 के बंगाल चुनाव के बाद 2 मई से 20 जून के बीच हिंसा को लेकर पुलिस स्टेशनों में लगभग 2000 शिकायतें आई और 1168 एफआईआर दर्ज हुए। हत्या के मामलों में 379 आरोपी थे, लेकिन सिर्फ 134 गिरफ्तार हुए। रेप और यौन शोषण के मामलों में सिर्फ 53 आरोपी और सिर्फ 11 गिरफ्तार हुए। गंभीर तौर से घायल करने के इस मामले में लगभग 4000 आरोपी थे, लेकिन सिर्फ 590 गिरफ्तार हुए और 492 को बेल मिल गई। आगजनी और लूटपाट में
लगभग 4,500 आरोपी, 550 गिरफ्तार और बाकी के 450 को बेल मिल गई। यानी कुल 9,304 लोगों के नाम एफआईआर में आए, लेकिन सिर्फ 1,350 गिरफ्तार हुए और 1,000 को जमानत मिल गई। इसका मतलब ये कि 97% आरोपी बस छूट गए, कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। बंगाल के हालात पर सवाल तो बहुत उठते हैं। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल के हालात आज 1990 के कश्मीर जैसा हो रहा है। सुनिए लौकित चैटर्जी ने क्या कहा। हम लोग देखे पुराना कश्मीर को, मोदी जी के हाथ में कश्मीर कैसा हो गया, कैसे सुंदर हो गया, लेकिन अभी बंगाल कश्मीर के पथ में जा रहे हैं। कुछ दिन बाद देखेंगे जैसा कश्मीर का था ऐसा ही हो जाएगा बंगाल। तो आज पब्लिक के कई सवाल हैं। सवाल नंबर 1, बीरभूम की घटना बंगाल में जंगल राज का सबूत दिखाती है। सवाल नंबर 2, बीरभूम का जवाब हाथरस कांड कैसे हो सकता है। सवाल नंबर 3, क्या बंगाल की हालत इस वक्त 1990 के दशक वाले कश्मीर जैसी हो रही है। पब्लिक यही सवाल पूछ रही है और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, संजय सरकार नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के और प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय नेता हैं सीपीआई के। सबसे पहला सवाल मैं पूछूंगी आपसे डॉक्टर संबित पात्रा। और डॉक्टर संबित पात्रा, सवाल यही है कि सवाल उठा कि इस तरह की कानून व्यवस्था बंगाल में जो है, क्या इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी नहीं। तो ममता बनर्जी का जवाब आता है कि आप अपना उत्तर प्रदेश देख लीजिए, हाथरस देख लीजिए। क्या ये सवालों के जवाब हो सकते हैं इस वक्त, इस त्रासदी के बाद। और अगर आपने वो दृश्य देखे हैं जो बंगाल से आए हैं, जिन्हें हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते, उन लोगों को जिन्हें जिंदा जलाया गया, 8 लोग जिनमें बच्चों की भी जिस तरह से मृतक शरीर हैं, आप देख भी नहीं सकते। मैंने देखे हैं और ये हृदय विचलित नहीं, बस हृदय तोड़ कर रख देता है। मैं पूछना चाहती हूं डॉक्टर संबित पात्रा, क्या इसका सवाल फिर राजनीति में दब के रह जाएगा। देखिए नाविका जी, पहले तो मैं आपको और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि कम से कम इस विषय पे आपके चैनल ने चर्चा तो किया, वरना जिस प्रकार की चुप्पी महकमे में है ये बहुत खतरनाक है। ये जो बंगाल फाइल्स है, ये केवल आज की घटना नहीं है। बंगाल में विगत कुछ वर्षों में ममता जी के अंतर्गत जिस प्रकार के कारनामे हो रहे हैं, जिस प्रकार के जघन्य अपराध हो रहे हैं, जिस प्रकार से बंगाल एक किलिंग फील्ड्स में परिवर्तित हो चुका है, इसे मैं बंगाल फाइल्स के रूप में जानता हूं। इस बंगाल फाइल्स में कल जो पन्ना था वो भयावह पन्ना था, और आपने बिल्कुल सही किया कि आपने उन तस्वीरों को, उन वीडियो को दिखाया नहीं, क्योंकि उन तस्वीरों को देखने वाले लोग सो नहीं सकते हैं रात को। छोटे छोटे बच्चों को, 2 बच्चों को पुलिस जिस प्रकार से कंबल के माध्यम से उठा के लाती है, आज तक उन्हें लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। कौन सी बॉडी किसकी है उसको कोई पहचान नहीं पा रहा है। ये अमानवीय है, दिस इज इनह्यूमन अगर एक शब्द में कहा जाए। और आप जानती है नाविका जी, केवल एक हफ्ते में, विगत एक हफ्ते में 7 दिनों के अंदर 26 पॉलिटिकल मर्डर्स, 26 पॉलिटिकल मर्डर्स बंगाल के अंदर हो चुके हैं। उसका हिसाब किताब भी मैं लेके आया हूं। मुझे दुख लग रहा है कि मुझे उसे हिसाब किताब कहना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो गूंगी बहरी सरकार है बंगाल की, वो जग नहीं रही है। पानीहाटी में 2 मर्डर, कोलकाता में 2 मर्डर, देगंगा में 1 मर्डर, हरिचंदनपुर में 1 मर्डर, झारग्राम में 1 मर्डर, मथान बांगा में 2 मर्डर, इच्छापुर में 1, उत्तर दिनाजपुर में 1, बारानगर में 1, झालंदा में 1 और बीरभूम में 8। 26 लोगों की मृत्यु हो गई। आप सोच के देखिए किस प्रकार की परिस्थिति है। और तो और मैंने आज एक रिपोर्ट देखा जिसमें एक महिला जो कि उस बगल के घर में रहती थी, उसने कहा कि कमरों को बंद करके घरों को बाहर से ताला डाला गया। ताला डालने के पश्चात घरों को जलाया गया। अंदर से महिलाएं और बच्चे चीखती रहीं, वो कराहती रहीं, वो चिल्लाती रही, और पुलिस नदारद थी। पुलिस वहां पहुंची नहीं, क्योंकि पुलिस ये मंजर देखना चाहती थी।
संबित जी को कान में जाके बोला ये आपको शर्म नहीं आ रहा है? आप इस प्रकार से नहीं, शर्म आपको होना चाहिए। नहीं, ये जो डेड बॉडीज जो मैंने देखा है वो भी किया है, प्रताप सरंगी को अब मंत्री बनाया है, ठीक है? नहीं, एक सेकंड बीच में मत चिल्लाइए। हरीन पांड्या देखिए, मर्डर पहले हुआ तो है, नाविका जी मैं रिक्वेस्ट सीडी नहीं करूंगा, हुआ, हरीन आप पांड्या- संजय पहले सरकार संजय जी, की आवाज को संजय कम करिए। सरकार जी, मैं आपके इतने पास बेशरम हैं मैं ये लोग। आपके पास आ रही हूँ, आपको पूरा समय मिलेगा, आपको बेशरम पूरा हैं ये समय लोग। मिलेगा संजय सरकार जी, लेकिन ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहती हूँ, जो तस्वीरें हम चला रहे हैं, जो तस्वीरें उन शवों की हैं, वो तो मैं दिखा भी नहीं सकती, हमारे पास हैं, लेकिन दर्शकों आप देख नहीं पाएंगे, आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि शरीर जले हुए हैं, बच्चों के शरीर। आप पता भी नहीं लगा सकते कि ये लकड़ी का टुकड़ा है या किसी की शव। बिल्कुल जल के भस्म एक बच्चा, आप देख नहीं पाएंगे। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये कश्मीर की याद दिलाते हैं। लोग घर छोड़ छोड़ कर निकल रहे हैं वहां से, और हमारे रिपोर्टर तमाल साहब वहां पर खड़े हैं, उन लोगों के साथ पूछ रहे हैं। ये देखिए, ये लोग अपना सामान उठाकर वहां से घर छोड़कर जा रहे हैं, जहां पर इस तरह की घटना होने पर पुलिस नहीं दिखाई दी। औरतों को, बच्चों को जिंदा जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। और अगर इसका व्याख्यान भी कोई करना चाह रहा है, डॉक्टर संबित पात्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, तो संजय जी आपको इस पर भी एतराज है। मैं आपसे जवाब लूंगी और आपको पूरा समय दूंगी जवाब देने का, लेकिन व्यथा दिखाने का या व्यथा अपना दुनिया को बताने का कि वहां क्या हुआ है, ये बताने का कम से कम हमें समय तो दीजिए। संबित पात्रा जी, आप अपनी बात खत्म करिए और फिर मैं सरकार साहब का जवाब लूं। देखिए नाविका जी, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। अभी संजय जी कह रहे थे कि क्या ये सब बातें किसी ने आपके कानों में कह दिया? तो मेरे आंखों में पट्टी है क्या कि मैं देख नहीं सकता हूं? जो डेड बॉडीज, चार्ड डेड बॉडीज, जिस प्रकार से जली हुई डेड बॉडीज है, क्या मैं आपको, आप धृतराष्ट्र हैं, आप धृतराष्ट्र हैं। क्यों बोलिए? तो गुजरात में जामनगर, भावनगर, अहमदाबाद, बराबर, नाविका जी, किस प्रकार के बेशरम लोगों को इतने सेंसिटिव इश्यू में आप बुलाती हैं नाविका जी? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इनकी आवाज को पहले आप बंद करिए ताकि मैं अपने विषय को पूरा रख लूं, उसके बाद ये बेशर्मी करें तो ठीक रहेगा। संजय सरकार जी, आपको गुजरात की बात करनी है, आपको 20 साल पहले की बात करनी है, आपको 32 साल पहले कश्मीर की बात करनी है। मैं सब मुद्दों पर आपके साथ बात करने को तैयार हूं, लेकिन बंगाल में जो पिछले एक हफ्ते में हुआ है और खास करके पिछले 2 दिनों में जो हुआ है, मैं आपसे इसके बारे में सवाल पूछ सकती हूं? मैं पूछ सकती हूं कि कहां थी पुलिस, कहां था कानून व्यवस्था पूरे राज्य का जब ये बच्चे जल रहे थे, जब ये महिलाएं जल रही थी? मुझे इस बात का आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं हर सवाल पूछूंगी और डॉक्टर पात्रा से जवाब लूंगी। पहले मुझे आप बंगाल का जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, भादु शेख को ऊपर में जो उपप्रधान थे उसको ऊपर में बो मार के उसको ऊपर हत्या कर गया था। वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कार्यकर्ता उसमें जो है। दूसरे नंबर सोना शेख जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है, एक नामीना क्रिमिनल थे। उसको घर में शॉर्ट सर्किट से वजह से आग लग के वो मर गए हैं। उसको फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। आप नहीं बोल सकते उसमें जो उसमें आग लगाया गया था, फॉरेंसिक रिपोर्ट आएंगे उसके बाद। तुरंत दीदी ने एसआईटी गठन किया है। चंदन सिंह जैसे होनर ऑफिसर, मिराज खलत जैसे, भरत मीना जैसे और नगेंद्र त्रिपाठी डिस्ट्रिक्ट जैसे उसको तो चीफ बना, इमीडिएट एक्शन ले गया है और 20 आदमी को पकड़ा गया है। मेरे आंखों में तो तब आंसू आ रहा था जी, जब गुजरात में, बड़ौदा में, भावनगर में, गांधीनगर में जब इसमें 2 से 3 हजार आदमी को जलाए गए थे, उसको मतलब जो लाश भी नहीं मिला था। जब जोगेश्वरी में, सांता क्रूज में, खाने भिवंडी में जब आग लगाया गया था 2002 में, जो गोधरा कांड में आता। संजय सरकार जी 20 साल पहले के गुजरात के आग पर आपको इतना गुस्सा आ रहा है, इतने आंसू आ रहे हैं, जबकि मुद्दे कोर्ट में और हर एसआईटी के सामने वहां पर तब के मुख्यमंत्री। प्लीज मेरे को बोलने दीजिए।
नहीं, आप बोल चुके, आप अब सुनने की भी हिम्मत रखिए। हारिन पंडे नहीं, मेरे को वक्त नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को बोलने के लिए बोल रहा है, उसको वहां का भाषण देने के लिए मौका मिलता है। हम लोग जो अच्छा बात बोलते हैं उसके लिए मौका नहीं मिलता। नहीं, 20 साल पहले की आप बात करना चाहते हैं और 2 दिन पहले की बात करने में आपको दिक्कत हो रही है संजय सरकार जी। दिनेश वार्ष्णेय जी, प्रोफेसर वार्ष्णेय, इनको आज गुजरात याद आ रहा है, इनको आज बंगाल नहीं याद आ रहा। मैं पूछना चाहती हूँ संजय सरकार जी, आप 2022 में जी रहे हैं या 2002 में जी रहे हैं? 2002 में कई SIT बने और कई सुप्रीम कोर्ट के अधीन के यहाँ बहुत इन्वेस्टिगेशंस हुई, बहुत से कमीशन बने। मैं पूछना चाहती हूँ, आपके यहाँ जो SIT गठित हुई है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। दिनेश वार्ष्णेय जी, ये आज बंगाल में आज कल की घटना पर कोई बात नहीं करना चाहता। कोई हमें यूपी ले जा रहा है, कोई हमें गुजरात ले जा रहा है, कोई हमें महाराष्ट्र ले जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ दिनेश वार्ष्णेय साहब, क्या इस देश में बंगाल में हुई मौतों पर हम कोई चर्चा ही नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, सवाल नहीं पूछ सकते? क्या बंगाल में डेमोक्रेसी नहीं है? बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। और ऐसे बीभत्स कांड में, चाहे वो हत्या हो या एक्सीडेंट हो, जो भी हो, अभी तो इंक्वायरी का मैटर है, ये बिल्कुल गलत बात है। गलत को गलत से जस्टिफाई नहीं किया जाता। पर ये बात भी सही है कि चाहे वो ये हत्याकांड हो या ये एक्सीडेंट हो बंगाल में जिसमें 8 इनोसेंट लोग मारे गए या मर गए, या फिर लखीमपुर खीरी के किसानों पे गृह राज्य मंत्री द्वारा जीप चढ़वाए जाना, इसके बेटे द्वारा वो भी गलत। तो दोनों बातों को इक्विटी में नहीं देख सकते, पर उसके सेम टाइम नकारात्मक ढंग से भी उसको नहीं नकारा जा सकता। उस दोनों को हमें कंपैरेटिव स्टडीज में करना पड़ेगा। बंगाल में प्रॉब्लम क्या है कि TMC जब से सत्ता में आई है, ये गुंडागर्दी करती आ रही है। ना तो ये कैंडिडेट को चुनाव लड़ने देंगे, ना उसकी कैंपेन करने देंगे। जो कैंपेन करेगा उनके घरों पर अटैक करेंगे, पंचायत कैंडिडेट्स के घरों को आग लगा देंगे, हस्बैंड वाइफ को आग लगा के घर से बाहर फेंक देंगे। ये इनका खेल है। और प्रॉब्लम ये है त्रिपुरा में बीजेपी वायलेंस कर रही है। बिल्कुल त्रिपुरा में 90% पंचायत से अनकॉन्टेस्टेड बीजेपी जीते हैं कर रही है। ये सिविक पोल में नगर परिषद में 35% में बिना कॉन्टेस्ट में जीते हैं। तो कंपेयर कीजिए ना प्लीज, बीजेपी भी गलत है बंगाल प्लीज कंपेयर कीजिए, बोलिए ना। के जुलूस निकालते हैं, एक पीठ दो पीठ दोनों सवाल है। एक पीठ क्यों दिखा रहे हैं? डॉक्टर साहब आप सुनिए तो सही संजय सरकार साहब, सिक्का का एक पीठ क्यों दिखा, दोनों पीठ दिखाइए। एक मिनट सरकार साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट, उन्होंने क्या कहा है? प्रकाश श्रीवास्तव जी ने आज कहा है ये कि इट वाज अ वेरी शॉकिंग एंड सीरियस इंसिडेंट, इट हैज ह्यूज इंपैक्ट अमंगस्ट पीपल। ये आज कोलकाता के हाई कोर्ट ने कहा है और उन्होंने कल 2 बजे तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मैं पूछना चाहती हूँ, हाई कोर्ट भी गलत है क्या संजय सरकार साहब? हाईकोर्ट रिपोर्ट मांगे हैं, सीट जरूर रिपोर्ट देंगे। जो दूध के दूध पानी का पानी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दे देंगे, उसमें आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़े दुख के बात क्या है मालूम है? जब कानपुर में 8 पुलिस ऑफिसर को माफियादार हत्या होता है, एक संदीप पात्रो जी सोया रहता है। जब लखीमपुर खेरे में किसान को ऊपर में क्या बोल रहे हैं और क्या हम सुन रहे हैं इस बेशर्म लोगों की बातों इलेक्शन में यूपी पंचायत माफिया पुलिस को मार दे, उसकी तुलना बीरभूम से होगी। और आप हर वक्त उत्तर प्रदेश के बारे में बोलेंगे जो पहले हुआ, आज बंगाल के बारे में नहीं बोलेंगे, आज बंगाल के बारे में नहीं बोलेंगे। आप हर दूसरी चीज की बात करने के लिए तैयार है, बंगाल पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर पात्रा, ऐसा क्या हुआ बंगाल में? पूरी लखीमपुर खेड़ी की जो पूरा घटनाक्रम है, उसमें जेल भी हुई, उसमें कोर्ट और SIT भी गठित हुई और सब कुछ हुआ। लेकिन आज बंगाल पर बात करने के लिए क्यों तृणमूल कांग्रेस तैयार नहीं है? हम तो बंगाल में बात करने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। मैं कह रहा हूं आप इनके आवाज को कम करिएगा, तभी जाके नाविका जी डिबेट हो पाएगा, वरना ये डिक्टेटर जो आया हुआ है यहाँ भी हमें बोलने नहीं देंगे। संजय सरकार जी, सब सभ्य तरीके से एक दूसरे को जलाएंगे नहीं, एक दूसरे की बात सुनेंगे और जवाब देंगे। अब 2 मिनट आप सुन लीजिए, फिर आपको जवाब देने का मौका दूंगी। डॉक्टर पात्रा को सुन लीजिए। जी डॉक्टर पात्रा।
नाविका जी, आज मैंने ममता बनर्जी को सुना, उन्होंने कहा एटा बंगाल एटा यूपी नाए। बिल्कुल सही कहा। अभी यूपी में चुनाव खत्म हुए, नतीजे हमारे पक्ष में आए, अद्भुत और अद्वितीय जीत हुई बीजेपी की। कितने हमने अपने ऑपोजिशन वालों को मौत के घाट उतार दिया, कितनी महिलाओं का आबरू लूट लिया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। धन्य है कि हम उस पार्टी में हैं कि हमने किसी की हत्या नहीं की, किसी की आबरू नहीं लूटी। शांतिप्रिय तरीके से अब 25 तारीख को शपथ ग्रहण होने वाला है। मगर याद करिए 2021 में बंगाल के विधानसभा के चुनाव के पश्चात एक महीने के अंदर 50 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा गया। ये तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, तब जाके इसके ऊपर अंकुश लगा है। न जाने कितने लोगों को बंगाल छोड़ करके पड़ोसी राज्यों में जाकर बसना पड़ा, उन्होंने रेफ्यूज लिया, अपने घरों को छोड़ना पड़ा। महिलाओं के ऊपर 60-60, 70-70 वर्ष की महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और ये जघन्य पूरे के पूरे कांड जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के सामने सुनाया गया। आप संबित पात्रा नाम बताइए। हिटलर चुप रहिए, पूरा चुप। ए नाविका जी, इस हिटलर को चुप रहने बोलिए, ये मर्डरर को चुप रहने बोलिए। पहले मर्डरर, पहले चुप रहो। ए मर्डरर, चिल्लाओ मत, मर्डरर चिल्लाओ मत। ए तृणमूल का मर्डरर, चुपचाप बैठो, ये बीच में चिल्लाना बंद करो। नाविका जी, इस मर्डरर को चुप कराइए पहले, फिर मैं डिबेट करूंगा। पात्रा साहब, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, कम से कम मेरी डिबेट पर एक दूसरे को मर्डरर ना कहिए, कम से कम अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज ना यूज करिए, अपनी बात रखिए। संजय सरकार जी, ये पहली बार नहीं हो रहा, ये पहली बार नहीं हो रहा। चुनाव के दौरान, और मैं आपको बता दूं, चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन ने भी एक चिट्ठी लिखी थी और ब्यौरा दिया था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, सबने केसेस पोस्ट पोल वायलेंस के देखे थे, चुनाव के बाद एकदम जो वायलेंस हुई थी उस पर देखे थे, सबने अपना उस पर टिप्पणी भी दिया था। मैं पूछना चाहती हूं, मैं पूरा कर लूं नाविका जी अपने विषय को, ये बीच में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मैं यही पूछ रही हूं डॉक्टर पात्रा कि इलेक्शन कमीशन गलत है, कोर्ट्स गलत हैं, बीजेपी गलत है, लोगों का जलना मरना, पुलिस वहां ना होना, एक चश्मदीद गवाह उसका गायब हो जाना, ये सब क्या एक महज इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है? नाविका जी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये बहुत सोचा समझा प्लान और कॉन्स्पिरेसी है ममता बनर्जी और टीएमसी का। बिल्कुल जिस प्रकार से 90 के दशक में कश्मीर में एक प्लान था और कश्मीर में सोच समझ करके एक वर्ग के लोगों को भगाया गया था, ठीक उसी प्रकार आज बंगाल में ये जो संजय सरकार आज इतना यहां पर आके बांग्लादेशियों के पक्ष में आज यहां पर आके जिस प्रकार से वो चिल्ला रहे हैं ना संजय जी, याद रखिए जयचंद सरकार जी, आप ही लोगों के कारण, आप जैसे लोगों के कारण ही कश्मीर का ये हाल हुआ है। बंगाल को भी आप वही बना के मानेंगे जयचंद सरकार जी, बंगाल को भी आप नहीं, बंगाल भी देश से जाएगा अगर इसी प्रकार आप करते रहेंगे तो। आपको दुख नहीं लगता है? 8 लोगों को जला के मार दिया गया, आप शॉर्ट सर्किट बोल रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी साहब ने भी चिट्ठी लिख दी है राष्ट्रपति को, और 355 आर्टिकल 355 के तहत उन्होंने सेक्शन 355 मांगा है। ये चिट्ठी आपके स्क्रीन पर है, और कहा है कि आर्टिकल 355 में ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। मैं पूछना चाहती हूं, 355 अब कांग्रेस मांग रही है, जिस कांग्रेस के साथ आप चाय पीते हैं, आप भाईचारा करते हैं, उनके साथ एक यूनाइटेड ऑपोजिशन खड़ा करना चाहते हैं, वो कांग्रेस आज आप पर उंगलियां उठा रही है। आज लेफ्ट पार्टीज आप पर उंगलियां उठा रही हैं, और मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कोई जवाब है आपके पास संजय सरकार? सूखे तालाब जो होते हैं उसको क्या बात करेंगे, तालाब तो उसको सूख गया है, और 356 करके दिखाए, 355 करके दिखाए। रह गया संबित पात्रों का जवाब जो बांग्लादेशी का मैटर में बोल रहा है। बॉर्डर तो आप अमित शाह बीएसएफ देखता है ना, हम नहीं देखता है। अगर बीएसएफ से एंट्री होता है
तो आपकी जिम्मेदारी है, आपका अमित शाह का जिम्मेदारी है, आपके जो संबित पात्रा का जिम्मेदारी अरे है। आप तो अगर बांग्लादेशियों के हक में आतंकवादी बोलते घुसते हैं। अच्छा, आप आपके RDF तो कैसे एमएलए घुस बोलते गए हैं ये कश्मीर तो में? मिनी अच्छा, पाकिस्तान है, मिनी कश्मीर पाकिस्तान में RDF स्वागत घुस है। गया, तो कैसे घुसे? बॉबी हाकिम तो ऊपर से बोलता है घुसे, ये पुलवामा मिनी में जो पाकिस्तान हमला है, हुआ मिनी था, पाकिस्तान वो में कैसे स्वागत घुसा है। था? कैसे आपके घुसे थे? एमएलए कैसे तो घुसे चुनाव थे के संबित समय पात्रा धमकी जी? दे रहे थे अरे कि संबित चुनाव पात्रा के जी, बाद थोड़ा हम जवाब बदला दीजिए, लेंगे, जवाब नहीं दे बीजेपी पा के रहा है। कार्यकर्ताओं आप से देखिए बदला कितना लेंगे। आपको घबराहट तो हो ये गया जो है। हत्याएं अब करके आप घबराहट हो बदला गया ले आपको। रहे हैं ना, जवाब ही दे ये नहीं पा पूरा रहा है। हिंदुस्तान अच्छा, देख आपको रहा पीएम है। से याद कैसे रखिए घुसपैठी आता है? जिस प्रकार से कैसे लोगों को बांग्लादेश से जघन्य घुसपैठी तरीके से जाता है? मारा जा रहा है, कैसे घुसपैठी पूरा आके हिंदुस्तान डब्ल्यू देख रहा है। भारतीय जनता और पार्टी आप को ये बताइए कार्यकर्ता कि दिलीप पूरे घोष ने ज्वाइन करा हिंदुस्तान था। में कहीं भी वो कोई पूरा घटना घटती है टीवी तो का ममता बनर्जी एक्टिव- तुरंत दौड़ती टीवी है का एक कि मैं तो terrorist यूपी था। भी वो जाऊंगी, fake currency मैं तो में मध्य और प्रदेश भी अपनी जाऊंगी। में गाजा मगर में अभी उसको तक पकड़ा ममता गया था। बनर्जी उसको बीरभूम किसने क्यों नहीं गई है? आपको क्यों पार्टी नहीं ने गई ज्वाइन है कराया? ममता बनर्जी टुल्लू बीरभूम अभी अंसारी तक? जैसे terrorist आप बताइए किसी का क्यों नहीं गई है कार्यकर्ता बीरभूम? आपने ज्वाइन कराया। ऊपर से आपने- ममता आपने बनर्जी आपने ने ज्वाइन कराया। आपने ज्वाइन चश्मदीद कराया। गवाह को भी हरीश गायब पंड्या करा दिया है। जो CBI एकमात्र जांच आई कर विटनेस उसका था परिवार उसका भी आपसे अपहरण ममता परिवार- बनर्जी ने एक कराया है। मिनट, एक और मैं मिनट, गारंटी एक देता मिनट, हूं, एक मिनट। 2 दिन बाद संजय चश्मदीद सरकार गवाह जी, का dead body संजय मिलेगा। सरकार जी, संजय सरकार जी, संजय सरकार जी, आप पब्लिक से ऊपर नहीं हैं और पब्लिक सवाल पूछ रही है। आप पब्लिक से ऊपर नहीं है। आप राजनीति जितनी मर्जी कर ले पर पब्लिक के सवालों का जवाब दे दीजिए। जय कुमार गाजियाबाद से, श्यामलाल गिरी दिल्ली से आपसे सवाल पूछ रहे हैं। पहले इनके सवाल सुन लेते हैं और फिर मैं आपसे जवाब लूंगी। मैं अपना एक सवाल करना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी अपने आप को इस तरीके से पेश करती हैं जैसे वो नरेंद्र मोदी की कंपटीटर हो, लेकिन कानून व्यवस्था की बात आती है तो वो चुप क्यों रहती हैं? मेरा यह सवाल है कि ममता बनर्जी लेफ्ट रूल में खुद हिंसा की पीड़ित थी, लेकिन अब उनके राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उन्हें अपना इतिहास याद नहीं आता या सत्ता के लिए वह सब कुछ भूल चुकी है? संजय सरकार जी, सीधा सवाल है पब्लिक का। जवाब दो, अब बीच में मत काटिएगा। जब इलेक्शन चालू हुआ था बंगाल में तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को जो था इलेक्शन कमीशन के अंडर में पढ़ते थे। उस समय में दिलीप घोष ने बयान दिया था अगर कोई 2 महीने के बाद हम सत्ता में आ रहे, तृणमूल का कोई कार्यकर्ता अगर बाहर निकलता है उसको गोली करके मारेंगे, पेड़ में झुलाएंगे, महिला कर्मी को बलात्कार करेंगे। ठीक है, द्रौपदी से खबर हम आपको क्लिप भेज सकते हैं, अभी क्लिप भेज सकते हैं। डब्ल्यू अंसारी जैसे एक माफिया, एक सिमी एक्टिविटी टेररिस्ट, एक फेक करेंसी जिसको बेंगलोर से अरेस्ट कर उसको दिलीप घोष ने ज्वाइन कराया भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन। जब दीदी ने सत्ता में आई है, जब ये किया है तब कितना घटना घोटा ये सब दिलीप घोष कर रहे हैं। तो वो जिम्मेवारी इलेक्शन कमिश्नर नहीं, अगर ये सब दिलीप घोष ने किया है तो ममता बनर्जी एक्शन क्यों नहीं ले रही है? सेंट्रल फोर्स का अगर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है जनता अगर नाविका जी, अगर ये सारा कुछ दिलीप घोष करा रहे हैं तो इनकी ममता बनर्जी क्या कर रही है? दिलीप घोष है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इनकी हिम्मत को देखिए। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। प्रतिरोध किया है, ये तालिबानी फोर्स जो है, नहीं, एक मिनट संजय सरकार जी, संजय सरकार जी, आपको मैंने कम से कम 1.5 मिनट जवाब देने के लिए दिया, लेकिन जवाब तो एक भी नहीं आया। मैं पूछना चाहती हूँ दिनेश वार्ष्णेय साहब से। 1 मिनट संजय सरकार जी, आप सरकार चलाइए अपनी बंगाल में और वहां पुलिस ढूंढिए, पुलिस चली जाती है, 90 मिनट के लिए पुलिस गायब हो जाती है जब लोग जल रहे होते हैं और चश्मदीद गवाह भी गायब हो जाते हैं। ये कैसे होता है किसी प्रदेश में? अगर ये उत्तर प्रदेश में होता तो आप आसमान सर पर उठा लेते। दिनेश वार्ष्णेय साहब, हत्याकारी को मंत्रिमंडल में जगह मिलता है। दिनेश वार्ष्णेय साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 97% केसेस जो चुनाव के वक्त और चुनाव के बिल्कुल बाद हुए थे उसमें कोई कार्रवाई हुई नहीं। स्टैटिस्टिक्स आपके सामने मैंने रखे हैं, पूरे आंकड़े यहां पर अवेलेबल है, कितने लोगों पर कितने एफआईआर हुए, कितने अरेस्ट हुए, कितने बेल हुए, कितनों पर कार्रवाई हुई, और वही सिलसिला चल रहा है। लोग मर रहे हैं, छोड़ रहे हैं बीरभूम, निकल रहे हैं अपने घरों से, और यहां सीना जोरी हो रही है, हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं। दिनेश वार्ष्णेय जी। नाविका जी, जब भी राज्य शक्ति ऐसी भ्रष्टाचारी और भिंडरस्त ताकतों को अपने साथ लेगी तो वो गुंडागर्दी को शेल्टर करेंगी। यही कारण है कि कोई कार्रवाई नहीं होती।
और अगर कहीं पे कार्रवाई होती भी है ऐसे मामलों में जो 3% आप बता रही हो, तो वो चाहे वो बंगाल हो या अन्य जगह हो, वो क्या करते हैं कि उसको टेम्पर करेंगे इस ढंग से कि उसमें ओवरऑल मशीनरी को वो टेम्पर करके उस केस को दूसरी ओर टिल्ट कर देते हैं। तो ये सिर्फ इसलिए होता है कि भ्रष्टाचारी ताकतों को बचाए रखने के लिए, और उसमें तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दोनों अलग अलग पहलू हैं। बस बात एक ही है, ये दोनों एक ही सिक्के हैं। ये सिर्फ बंगाल में नूरा कुश्ती खेलते हैं जिससे इलेक्शन के दौरान में पोलराइजेशन बिटवीन बीजेपी एंड टीएमसी हो जाए और लेफ्ट ना आ जाए। इनको ये डर लगा रहता है। नहीं तो लेफ्ट जब थी तो लेफ्ट ने कौन से अपने कसीदे गाए वहां देख चुके हैं ना लेफ्ट को भी। एक भी ऐसा हादसा दिखा दीजिए जब ऐसी हिंसा हुई हो और हमने कार्रवाई ना की हो। एक भी हादसा दिखा दीजिए जब हमने कम्युनल राइट्स किए हो। एक भी हादसा दिखा दीजिए कि हमारा कार्ड रिवॉल्वर तलवार लेके और त्रिशूल लेके चल रहा और हमने एक्शन ना लिया हो, पार्टी से ना निकाला हो। एक भी केसपुर में क्या हुआ था? मैं पूछना चाहती हूँ पब्लिक का एक सवाल जो डॉक्टर पात्रा के लिए आ रहा है। डॉक्टर पात्रा, परमानंद पांडे का यूट्यूब पर सवाल है कि संबित जी अब सिर्फ बातें करने का समय नहीं है, अगर सचमुच आप लोग गंभीर हैं तो बंगाल सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू क्यों नहीं करवाते। और यही आज चिट्ठी लिखकर अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति जी को यही मांग करी है। पूछना चाहते हैं इसमें सेंटर क्या करेगी, आपकी सरकार क्या करेगी? देखिए अंजना जी, ये पब्लिक सेंटिमेंट हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। जिन्होंने ये सवाल पूछा है बिल्कुल सही पूछा है। मेरा नाम नाविका है, मेरा नाम नाविका है। आज परिस्थिति हाँ नाविका जी, मैं आप ही को कह रहा हूँ। वो तो फिर इनको सवाल मेरे लिए था नाविका जी। सवाल आपके लिए था, आप मुझे जिस नाम से पुकार रहे थे आप शायद भूल गए, आप दूसरे चैनल पर हैं। मैं नाविका हूं। पात्रा जी, मेरे से गलती हो गई होगी, सॉरी फॉर दैट। नाविका जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए जहां तक लेफ्ट का विषय है, दे आर लेफ्ट नोवेयर, तो मैं उनके विषय में कोई बात नहीं करना चाहता, मगर ये मुद्दा बहुत गंभीर है। और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूं लोगों का आक्रोश है और लोग चाहते हैं कि बंगाल की सरकार को बर्खास्त किया जाए। हम सभी जानते हैं कि जहां तक केंद्र सरकार का विषय है, केंद्र सरकार के एमएचए ने एक रिपोर्ट मांगा है ममता बनर्जी से, कोर्ट ने भी एक रिपोर्ट मांगा है। इन सभी विषयों पर सघन चिंतन करने के बाद सरकार अपना निर्णय जरूर एक आध दिन के अंदर इन रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद पूछेगी। नहीं, पहले तो सीपीआई वाले आप डिसाइड कर लो, आपको इसके साथ खड़ा होना है या अगेंस्ट में खड़ा होना है। आप पहले डिसाइड करके आइए कि आपको टीएमसी के साथ खड़ा होना है या अगेंस्ट खड़ा होना है। क्यों बार्सने जी क्यों गला खराब कर रहे हो? कुछ होना नहीं है आप लोगों का, आप बैठ जाइए चुपचाप। लेकिन आज मैं एक मिनट, यहाँ राजनीति की जगह नहीं है। आज 0 सीट्स लाशों पर राजनीति मैं होने नहीं दूंगी दिनेश वार्ष्णेय साहब। लाशों पर राजनीति की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और नहीं होनी चाहिए तो ये आप अपने आप को सिखाइए। आप प्रोफेसर हैं, आप अपने आप को सिखाइए। मैं सिर्फ आज सवाल ये पूछना चाहती हूं जो पब्लिक का सवाल है, जो हर किसी के कानों में आज गूंजना चाहिए। और सवाल ये है, ये कौन सा मंजर है जो आज 2022 के समय में हम देख रहे हैं? इस तरह की अवमान्यता, इस तरह का जिस तरह का ये पूरा इंसिडेंट है जो बीरभूम में हुआ है, जिसमें 8 लोगों को जिंदा जलाया गया है, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि अगर आप वो तस्वीरें देखें आप कितने विचलित हो जाएंगे, क्योंकि किसी का कुछ बचा ही नहीं। शरीर है या लकड़ी का कोई टुकड़ा आप बता नहीं पाएंगे। और बच्चों के साथ इस कदर बर्ताव, औरतों के साथ। और हम बात कर रहे हैं एक आगे बढ़ने वाली नवभारत की। मैं पूछना चाहती हूं, इस तरह का मंजर हम क्या बर्दाश्त करेंगे? और क्या इसके लिए बंगाल की सरकार की जवाबदेही नहीं बनती? अगर कोर्ट सुओ मोटो देखती है, सुनती है और कल 2 बजे तक दोपहर को जवाब मांगती है, तो क्या वो गलत मांगती है? और क्या किसी भी सरकार में थोड़ी भी मानवीयता रह गई है कि इस तरह के मुद्दे पर राजनीति ना करे
लेकिन जवाब दे उन लोगों के परिवारों को जो सिसकते हुए ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी गलती थी क्या? क्या गलती थी? सिर्फ इतनी कि हम बंगाल में रहते हैं? ये सवाल है पब्लिक का। और ये थी हमारी डिबेट नंबर 1। और अब आज की दूसरी डिबेट की ओर चलते हैं। क्या पाकिस्तान में इमरान खान की कुर्सी खतरे में है? क्या इमरान खान को पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के इशारे पर सत्ता से बेदखल करने की तैयारी हो चुकी है? वैसे तो इमरान खान सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है और 25 मार्च को संसद का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि इसका पूरा खेल वहां की सेना ने रचा है। आईएसआई प्रमुख की नियुक्ति पर जनरल बाजवा से इमरान खान का मतभेद हुआ। इमरान की विदेश नीति की नाकामी से भी पाकिस्तानी सेना नाराज है। पाकिस्तान की संसद में 342 सांसद है। इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए सिर्फ 172 सांसदों के वोटों की जरूरत है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के पास 175 सीटें हैं, लेकिन इमरान की असली दिक्कत यह है कि उनके गठबंधन साथी पीएमएल-क्यू और एमक्यूएम बागी तेवर अपना रहे हैं। ये दोनों दल सेना के करीबी हैं। उधर विपक्षी दलों पीएमएल-एन और पीपीपी के नेता पहले से ही इमरान खान को घेर रहे हैं। सुनिए आज पीपीपी के नेता बिलावल भुट्टो ने कैसे इमरान खान को घेरा। बुज़दिल है इमरान, बुज़दिल भाग रहा है, मुकाबला से भाग रहा है। हमें चूहे चूहे कहने वाले चूहे भागते हैं मुकाबला से। इमरान तू चूहा नहीं हो, इमरान you're a rat इमरान खान। तो आज पब्लिक का सवाल, क्या इमरान खान की सरकार के दिन पूरे हो गए हैं? बाजवा विपक्ष क्या मिल चुके हैं? इमरान के दिन पूरे हो गए हैं और इमरान खान की चुनौती बेअसर पाकिस्तान में क्या तख्ता पलट होगा? यही है आज सवाल पब्लिक का। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर इरशाद अहमद, नेता है पीएमएल-एन के, अब्दुल समद याकूब, नेता है पीटीआई के, डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जनरल जीडी बख्शी भी हमारे साथ है। मैं सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूं इरशाद अहमद साहब से। इरशाद अहमद साहब, क्या इमरान खान अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? सीधा सवाल आज यही उठ रहा है पूरी दुनिया में। देखें, शुक्रिया पहले नादिका, आपने हमें मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। दूसरी बात यह है कि ये बचा नहीं सकते, ये तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है गवर्नमेंट इस वक्त ना। और मेरा ख्याल 25 को जब ये इजलास शुरू होगा और उसके बाद 2 से 4 रोज लगेंगे, क्योंकि ये आप बात करते हैं हमारी आर्मी के एजेंसियों की, ऐसा कुछ नहीं है। अवाम एक ताकत है, अवाम की ताकत से जाएगी ये हुकूमत, और अवाम की ताकत इस वक्त पीडीएम के साथ है। पूरी पार्टियां इकट्ठी हैं इस वक्त, इत्तेहाद है उनका, और उस इत्तेहाद से जाएंगी ये, और अवाम की ताकत से जाएंगी। क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत बुरे हालात में हैं हम लोग। लेकिन खैर जो भी होगा अच्छा होगा हमारे मुल्क के लिए, जो अच्छा होगा वही हो जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम में बैठा था, आप ही लोगों के हिंदुस्तान के प्रोग्राम में किसी में, उसमें मैंने ये कहा था कि जो जीता वो सिकंदर। तो इंशाल्लाह सिकंदर हम हैं इस वक्त, पीडीएम वाले लोग हैं, सारे इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे हो करके मुल्क की दिफा की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इंशाल्लाह देखेंगे, आप भी देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी, कोई मसला नहीं है हमारे मुल्क में, हम खुशो खुर्रम है इमरान खान की पार्टी की। याकूब साहब पीडीएम आ रही है क्योंकि उनको सिर्फ आपस में नंबर नहीं चाहिए, पीछे से आर्मी का सपोर्ट भी चाहिए। तो ये किस तरह की जमहूरियत है? किस तरह की जमहूरियत है? याकूब साहब से पूछ तो लो, शायद फिर कल हो ना हो, पूछने तो दीजिए। याकूब साहब कठपुतली ऑपोजिशन जिनकी डोरे कोई और हिला रहा है,
डुगडुगी कोई और बजा रहा है, तमाशा ये दिखा रहे हैं लोगों को, नाच ये रहे हैं, डुगडुगी कहीं और से बज रही है। कौन बजा रहा है डुगडुगी? याकूब साहब कौन बजा रहा है? याकूब साहब क्यों बात कर रहे हो? क्यों अपने मुल्क की बदनामी करते हैं आप लोग? आप लोगों में यही स्टेमिना नहीं है कि आप मुल्क की बदनामी करते हैं? जहां भी बैठते हैं आप जरा ख्याल कीजिए कि आप किस चैनल पे बैठे हैं। हिंदुस्तान के चैनल पे बैठे हैं मैं याकूब अगर साहब, हिंदुस्तान के चैनल पे बैठ के ख्याल क्या मैं कीजिए, सच बोलना ख्याल बंद कर दूं? कीजिए। पाकिस्तान सच को आपसे हजम पाकिस्तान नहीं को हो रहा। बदनाम मत कीजिए प्लीज। पाकिस्तान की एजेंसियों को बदनाम मत कीजिए, पाकिस्तान की फोर्सेस को बदनाम मत कीजिए। खुदारा कुछ ख्याल कीजिए, आपकी हुकूमत खत्म हो चुकी है। चलिए मुल्क को याकूब बदनाम साहब मत को कीजिए। बोलने की मोहलत तो दे दीजिए, बोलने की नहीं, मोहलत गलत तो बात दे कर रहे हैं ना दीजिए। दिखाइए। शायद गलत डुगडुगी कर रहा हूं, का सही आता कर रहा हूं, पता मेरी बता टर्न में दें ना कि बोलिएगा। कौन कठपुतली, मेरी टर्न में ना बोलिएगा। हाँ कौन कठपुतलियों के जो धागे हैं वो कौन खींच रहा है? याकूब साहब ये तो बता दीजिए। यार मुझे बोल लेने देना प्लीज, मेरी बारी में ना बोले, डिसेंट गुफ्तगू करें। चले बोले, मेरी बात सुने। चले आपके बारे में मैं शेर कह देता हूँ, आपके बारे में जरा माहौल अच्छा कर लेते हैं। उन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ, ज़बा मेरी है बात उनकी, उन्हीं की महफिल सजा रहा हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी, जिनकी महफिलें आप डुगडुगी पे आप नाच रहे हैं, जिनको कल तक आपके लीडर ने गुजरावाला में तकरीर जरा बोल दे ना अल्फाज। आप क्यों खामोश है कि जी चैनल बदल गया तो आपकी टून बदल जाएगी कि जी आपने आपने बूट पॉलिश करने हैं, इसलिए बूट पॉलिश करेंगे इसलिए कि भाई चले ठीक है जी, शायद आप आदमी एतमाद पे आप कामयाब हो जाए। ये आप करते रहे बूट पॉलिश, अभी आपके पास बहुत वक्त है। किसके बूट पॉलिश करते हैं याकूब साहब, बता तो दीजिए। जिनके बूट होते हैं हमेशा से पॉलिश करते हैं, हाथ से नहीं तो इमरान खान साहब, जनरल जीडी बख्शी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनरल जीडी बख्शी, यहाँ तो तकरार हो गई है पीटीआई में और पीएमएलएन में। अब आप ये बताइए, एक पार्टी पाकिस्तान की दूसरी पार्टी को कह रही है कि ये बूट चमकाएंगे आर्मी के जाके। बड़ी बड़ी बातें करते थे ये, अब इनको इमरान खान साहब को पसंद आने लगा हिंदुस्तान का फॉरेन पॉलिसी, हिंदुस्तान की आर्मी पाकिस्तान की बुरी लगने लग गई है। ये कठपुतलियां हैं किसकी और कौन है कठपुतली? देखिए, कोई कठपुतली नहीं है इंशाल्लाह। का सवाल है, जमहूरियत है। मेरा नाम जनरल बख्शी, मेरा नाम है सनम। अच्छा, मैं कह रहा था कि जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, दिस इज अ कंट्री, ऐसा देश नहीं जिसकी एक फौज है। यहाँ एक फौज है जिसका एक देश, वो कंट्रोल करते हैं सब। और इमरान खान साहब की उल्टी गिनती उस दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन से वो उन्होंने DGISI अपनी पसंद का चुनने के लिए इंसिस्ट किया। बड़ी खास मोहब्बत हो गई थी उनको DGISI फजलुल साहब से, और जिन्होंने जाके ऊट पटांग बातें की थी काबुल में, विस्की का ग्लास पकड़ के बड़े तो इमरान खान, मैं आपका ऑडियो ठीक करवा रही हूँ जनरल जीडी बख्शी, शायद आप गाड़ी में, आपका ऑडियो कट रहा है। डॉक्टर पात्रा, आज जमहूरियत की नुमाइश लगी हुई है पाकिस्तान में, और कल तक जो अपने यहाँ पर जो हो रहा था उससे आंखें चुराते फिरते थे, आज उनकी असलियत दुनिया के सामने आ गई। आज क्या कहेंगे आप पाकिस्तान को? देखिए नाविका जी, मैं तो आज कहूंगा कि यहाँ आज इस डिबेट में मेरी आवश्यकता थी नहीं। ये ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की मौजूद है और हम स्पीकर हैं। तो मुझे लगता है आज स्पीकर का काम चुप रहना ही होता है। इन दोनों को लड़ने दीजिए, ये खुद पूरा का पूरा जो पिटारा है पाकिस्तान का खोल के रख रहे हैं। जहां तक बूट पॉलिश का विषय है, चाहे वो PMNL हो चाहे वो PTI है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, पॉलिश और ब्रश तो हमेशा ही वो पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में होता है। बूट तो हमेशा ही आर्मी की होती है। बेचारे ये तो बूट पॉलिश करते ही रहते हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है ये एक दूसरे के ऊपर आक्षेप क्यों लगा रहे हैं। आपने हमेशा ही झुक करके एहतराम किया है आर्मी का, और बिल्कुल सही कहा जनरल बख्शी साहब ने कि द आर्मी पोजेसेस पाकिस्तान।
आज मुझे आश्चर्य तब हुआ जब इमरान खान ने अपना अंतिम मिसाइल छोड़ा है, और अंतिम मिसाइल पाकिस्तान में भी मोदी है। मोदी जी की वाहवाही की है आज इमरान खान में। ये तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा है कि वहां भी अगर जान बचानी हो, सरकार बचानी हो, तो वहां भी मोदी है, मोदी है, मोदी करना होगा। हमारे साथ इस्लामाबाद से कसवर कलासरा जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कसवर साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त इस्लामाबाद में? सरकार रहेगी 25 तारीख तक, और जो नई ऑप्शन आ रही है विपक्ष की, वो किसकी कठपुतली होगी? देखें, इस वक्त मैं आपको ये बता सकता हूं कि इस्लामाबाद में जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा ऊपर चला गया है, और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है काफी परेशान से लग रहे हैं। लेकिन अगर मुझसे आप इसका एनालिसिस मांगे तो वो यही है कि अगर पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज, जिस तरह के ISPR ने पिछले हफ्ते एक बयान दिया है, अगर वो वाकई न्यूट्रल है, तो मेरा ख्याल यह है कि इमरान खान साहब को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और मेरा ख्याल है कि ये जुम्मे को या जिस तरह 25 को शुरू होता है, 2-3 दिन चलेगा। अगर ये वोटिंग हो गई और इसमें किसी एस्टेब्लिशमेंट का या इसमें आर्मी का रोल ना हुआ, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के लिए है मुश्किलात, मुझे ये नजर आ रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब को आप एक चीज मत भूलें कि वो एंड तक लड़ते हैं। 11th आवर तक पाकिस्तान की सियासत में आप कुछ नहीं कह सकते जब तक कोई रिजल्ट ना निकले। तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त खिचड़ी बन चुकी है। इमरान खान की इस वक्त भी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, और मोर देन 60% जो यहाँ पे यूथ है वो आज भी उसकी एक काल पे खड़े हैं। और मुझे वाइब्स यही लग रही हैं कि शायद 1 मिलियन से ज्यादा लोग उनके लिए इकट्ठे होंगे। लेकिन सबसे डिसिसिव रोल जो है वो अदा करेगी जो छोटी पार्टियां हैं, PMLQ है, MQM है, जो इसके कोलिशन पार्टनर्स हैं। अब उन्होंने ना तो इमरान खान के खिलाफ कोई स्टैंड लिया है, ना ही उनको वादा किया है कि आपके ना खिलाफ है, ना ही अपोजिशन के साथ है। 11th आवर तक प्ले करेंगे। आप देखें कि खूबसूरती देखें यहाँ पे सियासत की, कि 5 वार्ड जिस पार्टी के हैं वो पंजाब के अंदर स्पीकर की सीट लेके बैठी हुई है, और इस्लामाबाद के वफाक में भी, और मेरे दोस्त वहां पे बैठे हुए हैं, समाज याकूब साहब, वो इससे एग्री करेंगे कि ये खूबसूरती है पाकिस्तान की सियासत के 5 नंबर लेने वाली 5 सीटों के साथ वो इस वक्त ब्लैकमेलिंग की पोजीशन में है। और अगर आप ये देखें कि उनका जो एक हिस्ट्री रही है हमेशा से पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं इसके PMLQ के, अगर वो वाकई अभी भी है, और अगर उसको न्यूट्रल रहने का मौका मिल गया इसके आर्म फोर्सेस को, क्या पाकिस्तान की आर्मी न्यूट्रल रहेगी? क्या पाकिस्तान की आर्मी न्यूट्रल रहेगी? क्योंकि जब इमरान खान साहब आए थे सत्ता में, तब भी ये कहा जाता था कि बिना आर्मी के, बिना बाजवा साहब के वो आ नहीं सकते थे, और अब जाने में भी अगर कुछ जाने की सूरत हाल बनते हैं, तो क्या जाने में भी आर्मी का ही लेखा जोखा रहेगा? आपका बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, और मेरा अपना जाती ख्याल यह है कि आर्म फोर्सेस न्यूट्रल नहीं रह सकती, किसी भी सूरत में नहीं रह सकती। इस वक्त जो हालात फेस कर रहे हैं इमरान खान साहब, इसमें किसी का कोई ज्यादा कसूर नहीं, उनका अपना है। मैं आपको बताऊं, रिकॉल कर लूं कि उन्होंने कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। नौकरियां देना तो एक दूर की बात, 10 से 20 लाख लोग बेरोजगार हो गए। उन्होंने कहा था इन्फ्लेशन खत्म करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा इस वक्त इन्फ्लेशन हो गई हुई है, इंतकाम की सियासत हो रही है यहाँ पे। मेरा ख्याल ये कि ये फैक्टर्स हैं, और मत भूलें कि जो 13 से 14 मेंबर जो इसके हैं इमरान खान साहब की पार्टी के, उनको तकरीबन छोड़ गए हुए हैं। वो आर्मी की वजह से नहीं छोड़े, वो उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर जो एक्यूज करते हैं इमरान खान साहब को कि किसी के ऊपर नैब का केस है, किसी के पीछे एजेंसीज लगी हुई हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और मैं जनरल GD बख्शी से पूछना चाहूंगी कि आए भी रजामंदी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, और जाएंगे भी आर्मी की वजह से इमरान खान साहब, जनरल GD बख्शी? इसमें शक क्या है? देखिए, ये बिल्कुल रिप्ले लग रहा है जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ था। नवाज शरीफ साहब को भी काफी उनको गुमार आ गया था कि मैं आर्मी को हैंडल कर दूंगा, मैं समझ गया हूं इसका तोड़ क्या है, पंजाबियों को दूसरों से पिट करो, बिल्कुल। और उस वक्त भी उन्होंने DG ISI को लेकर वो बनाना चाहते थे ख्वाजा साहब को,
आर्मी चीफ वो थे इंजीनियर्स के। और देखिए हिंदुस्तान की फौज, पाकिस्तान की फौज में बहुत कम इंजीनियर आर्मी चीफ बनते हैं। तो उस टाइम भी सीधा तख्ता पलट कर दिया था परवेज मुशर्रफ ने, क्योंकि उसको लगा कि फौज की रेड लाइन क्रॉस हो गई है। ये शख्स जो है डायरेक्टली फौज की प्रमोशन, आर्मी चीफ की सिलेक्शन में इंटरफेयर कर रहा है। और बेचारे नवाज शरीफ साहब को जाना पड़ा, उनके साथ बहुत बुरी हुई। अब बिल्कुल यही जो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इट मे नॉट रिपीट बिल्कुल हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। और आज हमारे साथ हमारे साथ पीएमएलएन भी है, पीटीआई भी है। दोनों पार्टीज इस कदर एक दूसरे के आमने सामने हैं कि लगता है तलवारें खिंची हुई हैं और अब शायद सर्वाइवल उसका होगा जिस तरफ आर्मी का पलड़ा भारी होगा। यह है जमहूरियत पाकिस्तान की। कम से कम जिनको भारत में डेमोक्रेसी पर थोड़ा भी संदेह हो वो पाकिस्तान का नजारा देख ले, शायद किस्सा समझ में आ जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए मेरे सारे मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों और सवाल पब्लिक का पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाइएगा मत, क्योंकि आ रहे हैं न्यूज़ की पाठशाला लेकर सुशांत सिन्हा।